फिल्म की शुरुआत एक वॉइस ओवर से होती है जहां हमें बताया जाता है कि कुछ अनजाने क्रिएचर जमीन के नीचे के स्ट्रिंग होल से बाहर आकर इंसानों पर हमला कर रहे हैं और उन पर किसी भी प्रकार के हथियार का इस्तेमाल नाकाम है। नीदरलैंड कोलोराडो में ये हमला बड़े पैमाने पर किया गया है, पर 8000 फीट से ऊंचाई वाली जगह अभी भी इनके हमले से बचे हुए हैं, इसलिए सभी लोगों को 8000 फीट से ऊंची जगह पर जाने की सलाह दी जा रही है। फिल्म की कहानी अब 3 साल आगे बढ़ती है। जगह है रॉकी माउंटेन्स कोलोराडो और ऊंचाई है 7740 फीट यानी कि 260 फीट लाइफलाइन से नीचे। यहाँ हमें इस बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम हंटर है। वो इस पहाड़ी पर चढ़कर कुछ देखने की कोशिश करता है, पर तभी हंटर को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो वापस अपने घर की ओर भागने लगता है। पर तभी हंटर को महसूस होता है कि कोई चीज तेजी से उसकी ओर आ रही है। हमें बस यहाँ इस क्रिएचर की एक हल्की सी झलक दिखाई देती है और हंटर कूदकर इस व्हाइट लाइन के अंदर आ जाता है। इस लाइन के अंदर आते ही क्रिएचर उस पर हमला नहीं करता, जिससे हंटर की जान बच जाती है। ये लाइन दरअसल ये दर्शाता है कि आप 8000 फीट पर आ चुके हैं। अब हमें 8460 फीट की ऊंचाई पर बसे लॉस्ट बुश रिफ्यूज एरिया को दिखाया जाता है, जहाँ की कुल पॉपुलेशन है मात्र 193। यह हमें हंटर के पिता विल को दिखाया जाता है। यहाँ विल हंटर को उसकी की गई गलती के लिए समझाता है कि उसे 8000 फीट वाली लाइफलाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हंटर के लंग्स में प्रॉब्लम होने के कारण उसे हर रात ऑक्सीजन पर रखा जाता है। हंटर अपने पिता को बोलता है कि वो बस यह देखना चाहता था कि कोई और इंसान आसपास है या नहीं, पर विल उसे समझाता है कि ऐसे सिचुएशन उसके लंग्स को सीज कर सकती है, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। और विल हंटर की माँ की तरह उसे भी खोना नहीं चाहता। दूसरे सीन में हमें विल और कैटी को दिखाया जाता है, जो कि विल की वाइफ तारा की बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ विल उसे बोलता है कि हंटर आज लाइन क्रॉस करके एल्बा फायर रोड देखने गया था। यह वही जगह है जहाँ हंटर ने आखिरी बार अपनी माँ को देखा था। कैटी विल को समझाते हैं कि हंटर इस पूरे एरिया में अकेला बच्चा है, भले ही तुम उसे कितनी अच्छी तरह से रखने की कोशिश कर रहे हो, पर ये माउंटेन्स उसके लिए किसी जेल से कम नहीं है। पर विल उसे बोलता है कि हम लोग हमले के 3 साल बाद भी जिंदा है और यही सबसे बड़ी बात है और हंटर को ये समझना होगा। दूसरी तरफ नीना नाम की इस औरत को दिखाया जाता है जो बुलेट निकालकर इस शील्ड पर फायर करती है, पर इस शील्ड को कोई भी नुकसान नहीं होता। असल में यह शील्ड उसी क्रिएचर की खाल का टुकड़ा था, पर यह नीना के पास कैसे आया हमें आगे पता चलेगा। उसी रात हंटर की ऑक्सीजन फिल्टर खराब हो जाने के कारण उसे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। यहाँ विल जल्दी से आकर वो फिल्टर बदल देता है, पर अब उसके चेहरे पर चिंता साफ साफ झलक रही होती है और वो मैप खोलकर बोल्डर की जगह को देखता है। वो शायद वहाँ जाने की सोच रहा था। हमें आगे दिखाया जाता है कि हंटर के बर्थडे पर विल उसे बताता है कि उसे बोल्डर के हॉस्पिटल जाना होगा, क्योंकि हंटर के सभी फिल्टर खराब हो चुके हैं और आखिरी फिल्टर इस्तेमाल हो रहा है। पर हंटर विल को जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि ऐसी ही उसकी माँ भी उसे छोड़कर चली गई और आज तक नहीं लौटी। पर विल उसे वादा करता है कि वो जरूर लौटेगा। उसी रात विल नीना से मिलने जाता है और उसे हंटर की सिचुएशन बताता है, जिस कारण वो कल सुबह बोल्डर के लिए निकलेगा, क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं है। पर नीना उसे समझाती है कि वो जल्दी मारा जाएगा, क्योंकि उन क्रीचर्स को मारा नहीं जा सकता। यह विल उसे पूछता है कि क्या कोई सेफ तरीका है, तो नीना उसे बताती है कि वो सारे मैप और रास्तों को जानती है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो उसे हर वक्त 8000 फीट पर रख सके। और 8000 के नीचे जाते ही विल जैसे ही अपनी सांसों से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, वो विल को ढूंढते मार देंगे, क्योंकि बोल्डर तक पहुंचने में विल को कम से कम 2 दिन का समय लगने वाला था। यहाँ विल नीना को बोलता है कि सिर्फ वो ही एक बात ऐसी सर्वाइवर थी जो उनसे लड़ी थी और जिंदा भी बची है, और वो सालों से उन पर रिसर्च भी कर रही है। उसे उनसे लड़ने की स्ट्रेटेजी अच्छे से पता है। बोल्डर में नीना की पुरानी लैब भी है, क्या पता वहाँ नीना को इन क्रीचर्स को मारने का कोई साधन मिल जाए। विल की बातों से हमें पता चलता है कि नीना एक रिसर्चर है और विल की वाइफ तारा भी नीना के साथ ही थी जब वो मरी थी। यहाँ विल उसे कोलवे माइंस के रास्ते से चलने को बोलता है, जो पहाड़ों के बीच से बना हुआ है, पर नीना उसे समझाती कि ये माइंस एक तरह की ट्रैप है, अगर वहाँ गए तो जरूर मारे जाओगे। विल नीना को समझाता है कि उसे इस माइंस के बारे में अच्छे से पता है, क्योंकि उसने यहाँ काम किया था। पर नीना को विल का प्लान बचकाना लगता है, क्योंकि अगर वो किसी तरह बोल्डर हॉस्पिटल पहुंच भी गया तो वो एरिया लाइफलाइन से 2000 फीट नीचे है। वहाँ क्रिएचर्स विल का इंतजार कर रहे होंगे, पर विल अपना इरादा नहीं बदलता। इधर नीना को एक ट्रैकर पर काम करते दिखाया जाता है। दूसरे दिन विल का साथ देने उसकी दोस्त कैटी भी आ जाती है और विल के मना करने के बावजूद उसके साथ जाने की तैयारी करने लगती है, क्योंकि कैटी के अनुसार उन्हें इवेंचुअली उनसे एक दिन मुकाबला तो करना ही पड़ेगा, तो आज क्यों नहीं। रास्ते में उन्हें नीना भी मिलती है, जो कैटी को पूछती है कि तुम उसका मुकाबला कैसे करोगी, क्योंकि ये गोलियां तो उन पर बेकार है, शायद हम सब वहाँ मरने वाले हैं। यहाँ नीना हम वर्ड का यूज करती है, इसका मतलब वो भी विल के इस मिशन पर उसका साथ देने जाने वाली थी। यहाँ वो लोग स्की एरिया को इस्तेमाल करके क्रिएचर के मोस्ट हंटेड एरिया को पार करने का प्लान बनाते हैं। यहाँ रास्ते में नीना अपने ट्रैकर के बारे में बताती है कि यह उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कैच करता है, क्योंकि ये रिपर्स बहुत हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं जो इस अर्थ पर किसी भी एनिमल से सबसे ज्यादा है। यहाँ हम व्यूअर्स को नीना से इन क्रिएचर्स का नाम भी पता चल जाता है। अब यह सभी एल्बा फायर रोड के पास जाते हैं, जहाँ से ये सब अब 8000 फीट के नीचे जाने वाले थे। नीचे की ओर बढ़ने पर रास्ते में उन्हें घोड़ों का एक विशाल झुंड दिखाई देता है, जिससे हम व्यूअर्स को यह तो समझ आ गया था कि ये रिपर्स बस इंसानों का शिकार करते हैं। जल्द ही ये तीनों
स्की एरिया पहुंच जाते हैं, जिसकी ऊंचाई है 7,620 फीट। यहाँ विल बताता है कि ऊंची वाली चोटी 8,000 फीट से ऊपर है। स्की के जरिए लंबा रास्ता आसानी से तय कर सकते हैं। पर तभी नीना का ट्रैकर उसे सिग्नल देता है कि एक रिपर उनकी ओर आ रहा है। जंगल में इन तीनों को रिपर्स के हेड पर चमकने वाला लाइट भी नजर आने लगता है। यहाँ से ये लोग लाइफलाइन की ओर भागते हैं। कैटी रिपर्स पर कई हमले करती है, पर ये सभी हमले रिपर्स के गुस्से को और बढ़ा देते हैं। यहाँ ये लोग स्की की मदद से उस लाइन तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, पर वो रिपर्स स्की को डी लाइन कर देता है। पर किसी तरह ये तीनों वहाँ से 8,000 फीट की लाइन क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं और रिपर्स उसी लाइन के सामने मंडराने लगता है। रात वो लोग इस रिजॉर्ट में बिताने का डिसाइड करते हैं। यह नीना उन्हें बताती है कि पिछले 3 सालों की रिसर्च से उसे यह तो समझ आ गया है कि यह कोई प्रेडेटर्स नहीं है, क्योंकि प्रेडेटर्स खाने के लिए मारते हैं पर रिपर्स मारने के लिए मारते हैं। ये सभी रिपर्स अचानक से बाहर आए और 95% आबादी एक ही महीने में खत्म कर डाली, वो भी बिना रुके। वो लोगों को मारकर खाते नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो उन्हें चार्ज करता है और उन्हें पावर दे रहा है। यहाँ रात में विल की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि तारा असल में नीना के साथ काम करती थी, पर विल तारा को बोल्डर के लैब में जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि विल यह समझता था कि नीना वर्ल्ड के पहले रिपर्स को मारकर अपना नाम कमाना चाहती है। पर तारा की सोच इस दुनिया को सेव करने पर ज्यादा था, इसलिए तारा विल की बात नहीं मानती और नीना के साथ लैब जाने का फैसला करती है। कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहाँ ये लोग कॉल्वे माइंस में जाते हैं। ऊंचाई है 8,092 फीट। यहाँ विल उन्हें बताता है कि माइंस लेवल 9 है और हमें सीढ़ियों की मदद से लेवल 8 पर जाना है, जहाँ से हम 8,023 फीट पर दूसरे साइड पर निकलेंगे। वहाँ से बोल्डर 12 माइल्स यानी कि 19 किलोमीटर की दूरी पर है। पर नीना विल से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि ये लाइन 8,000 फीट से कम नहीं होगी, क्योंकि माइंस की टनल सीधी नहीं होती और न ही एक हाइट पर होती है। ऐसा पॉसिबल है कि हम सेफ लाइन से नीचे चले जाए। यहाँ विल उन्हें बताता है कि हाँ, ये माइंस 231 यार्ड यानी कि 211 मीटर बिलो है सेफ लाइन के। पर नीना का सोचना सही था कि वो आए जमीन के नीचे से है, इसलिए वो किसी भी अंडरलाइन एरिया में हो सकते हैं। वो अंधेरे में देख सकते हैं और माइंस के अंदर हमारे छोड़े जाने वाले CO2 को बड़ी आसानी से कैच करते हैं। पर उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो आगे बढ़ते हैं। पर अंदर जाने पर उन्हें टनल आगे से बंद मिलती है। यहाँ ये लोग लेवल 7 से जाने का तय करते हैं, पर वो 1,000 यार्ड बिलो सेफ लाइन थी, यानी कि करीब 914 मीटर। यहाँ नीना विल को समझाती है कि ये खुद को मारने के बराबर है, पर विल उन्हें वहाँ से वापस जाने को बोलता है और खुद यह मिशन पूरा करने का फैसला करता है। पर अंत में ये सभी मिलकर विल की मदद करने के लिए लेवल 7 माइंस को पार करने की ठानते हैं। यहाँ ये सभी जब सीढ़ियों से नीचे आते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि वो लोग रिपर्स की नजर में आ चुके हैं। वो लोग जैसे ही अपने लाइट्स को बंद करते हैं, उन्हें यह सुनाई पड़ता है। वो लोग किसी तरह रिपर्स से बचकर भागने की कोशिश करते हैं और माइंस के एक सक्रिय होल में घुसकर अपनी जान बचाने के लिए अपनी ब्रेथ रोक लेते हैं। पर रिपर अपनी टेल में मौजूद सेंसर से उनकी ब्रेथ को सेंस करने की कोशिश करता है। तभी कैटी को दूसरे छोर से एक लाइट आती दिखाई देती है और वो सभी फ्लेयर के धुएं से रिपर को चकमा देकर निकलने की कोशिश करते हैं। पर दूसरी ओर खड़ा रिपर कैटी को जान से मार डालता है और उसे अपने साथ खींचकर ले जाता है, जिससे कि नीना और विल को थोड़ा वक्त मिल जाता है और वो लोग माइंस से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ से दोनों आगे बढ़ते हैं। रात में ये लोग एक टूटे घर में रुकते हैं। वहाँ उन्हें कार भी मिलती है, जो फिलहाल थोड़ी कंडीशन में है। डिनर के बाद नीना विल को बताती है कि लैब में पैराक्लेस नाम का एक केमिकल है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्यूबिक वर्जन है। वो नीना को चाहिए, क्योंकि नीना को लगता है कि रिपर्स की बॉडी इसलिए अभेद है क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। उनकी बॉडी में किसी किस्म का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, पर अगर बुलेट में पैराक्लेस की लेप लगाकर उनको फायर की जाए तो यह 1 मिलियन वोल्ट का रिएक्शन करेगा, जिससे अनकंट्रोलेबल इंटरनल कंबस्शन के कारण वो मारे जाएंगे। पर विल को नीना की ये रिसर्च बहुत बेवकूफी भरा लगता है। दूसरे दिन कार की मदद से वो लोग बोल्डर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहाँ 5th फ्लोर पर विल को फिल्टर्स मिल जाते हैं। पर तभी वहाँ एक रिपर उन पर हमला कर देता है, पर ये दोनों किसी तरह से अपनी जान बचाते हैं। यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट करके ये लोग रिपर को थोड़ी देर के लिए बेहोश कर देते हैं। मौके का फायदा उठाकर ये लोग नीना के लैब में जाते हैं, जहाँ नीना मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेप को तैयार करने लगती है। यहाँ विल को नीना के परिवार की फोटो मिलती है। यहाँ नीना विल को बताती है कि उसकी टीम कोबाल्ट नाम के एक केमिकल से बैटरी के इलेक्ट्रॉन फ्लो को 3 गुना तक बढ़ाने का काम पर रिसर्च कर रही थी। पर तभी रिपर्स का हमला हुआ और नीना का पूरा परिवार मारा गया। यहाँ नीना विल को बताती है कि उसने कभी भी तारा को अपने साथ आने के लिए फोर्स नहीं किया था। वो अपनी मर्जी से नीना के साथ आना चाहती थी। विल बोलता है कि जो भी हुआ उसमें शायद किसी की भी गलती नहीं थी। यहाँ नीना को एक बार और निराशा हाथ लगती है जब वो उस गोली को सिल्ड पर मारती है। सिल्ड अभी भी ठीक थी। यहाँ नीना विल को यहाँ से जाने को बोलती है, क्योंकि उसे और भी एक्सपेरिमेंट करने थे। वो अब इन्हें मार के मानेगी या खुद मर जाएगी। विल अपने बेटे हंटर के लिए नीना की बात मानकर वहाँ से जाने लगता है, पर
रास्ते में उसकी कार का टायर फट जाता है और कार पलट जाती है। इधर एक रीपर भी नीना के करीब आने लगता है। तभी नीना को ध्यान आता है कि उसने अभी तक कोबाल्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि कोबाल्ट बैटरी के इलेक्ट्रॉन फ्लो को 3 गुना तक बढ़ा सकता है, तो यह जरूर कंबस्शन में भी काम आ सकता है। नीना जल्दी से कोबाल्ट का लेप अपने बुलेट की टिप पर लगाती है, पर तभी रीपर नीना पर हमला करने आता है और नीना उस पर फायर कर देती है। सीन यहाँ से कट होकर व्हील पर जाता है, जो कार से निकलकर ऊंचाई की ओर भाग रहा होता है और छुपने की कोशिश कर रहा होता है, पर रीपर ने उसे हर ओर से घेर लिया है। यहाँ व्हील उन पर कई गोलियां चलाता है, पर अंत में हार मान लेता है। पर तभी एक गोली आकर रिपर को लगती है और वो नीचे गिर जाता है, और तभी रिपर में एक जोरदार धमाका होता है और बूम, रिपर खत्म। ये नीना थी जिसने उन्हें मारने का तरीका खोज निकाला था कोबाल्ट की मदद से। यह नीना एक एक करके वहाँ मौजूद सभी रिपर्स को मार डालती है। यहाँ रिपर्स के टुकड़े देखकर विल और नीना समझ जाते हैं कि ये रिपर्स असल में मशीन थे, जो ना खाते थे, ना सोते थे, ना सांस लेते थे और ना थकते थे, बस ह्यूमन किल के लिए भेजे गए थे। वो 8000 फीट से ऊपर नहीं जा पाते थे, क्योंकि शायद उन्हें ऐसे ही प्रोग्राम किया गया होगा, पर किसके द्वारा? इसके जवाब में वो दोनों ऊपर की ओर देखते हैं। अब चूंकि सबको पता चल चुका है कि रिपर्स को कैसे मारना है, इसलिए यह सभी ग्रुप में निकल पड़ते हैं रिपर्स का शिकार करने, और यह फिल्म यही खत्म हो जाती है एक सवाल छूटते हुए, बाय हु, आखिर कौन था इसके पीछे। तो उम्मीद है आपको इस नई फिल्म के एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।